गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया था और थोड़ा सा कैपेसिटर पे चालू करा था और अपना डिस्कशन का पोर्शन था आज। ठीक है, तो बिगिनर बॉक्सेस बोले थे मैंने, एक तो BB8 शायद कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैंने बोला था कर लीजिएगा और डाउट पूछ लेना। BB8, BB10 और एक्सरसाइज 1, इतनी चीजों की बात करी थी। तो करके आए हो आप? कुछ करा है इसमें से? बताइए जल्दी से। BB8 नो डाउट। अच्छा, वेरी गुड। चलो पहले तो स्टार्ट कर देते हैं, फिर डिस्कशन है ना। तो BB8 में सबसे पहले आपके जो डाउट्स है वो भेज दो। ठीक है, BB8 में जो डाउट्स है सबसे पहले तो वो भेज दो। तो किसी को कोई भी डाउट हो, मैक्सिमम बच्चे तो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि BB8 कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई भी डाउट हो तो भेज सकते हो आप, कुछ भी पूछना हो। BB8 में 14 क्वेश्चन है। कल वैसे डिस्कस करा था हमने, पर शायद कंप्लीट नहीं करा हो, तो इसलिए मैंने सोचा आज भी पूछ लेता हूँ। अच्छा, और ओके, वेरी गुड वैभव। चलो तो फिर BB10 पे आ जाते हैं। BB10 में कोई डाउट हो तो भेज दो। एक आया है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10, उसके अलावा कोई और हो तो भेज दो। अभी क्वेश्चन नंबर 10 आया मेरे पास। टू डिफरेंट रॉड्स A and B आर केप्ट एट शोन इन द फिगर। फिर शायद टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिया है। द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस इज प्लॉटेड इन द ग्राफ शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ A and B, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो चाहिए आपको। तो दोनों में हीट करंट सेम होना चाहिए, दोनों में हीट करंट सेम होना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो सीरीज में तो हीट करंट सेम होगा। अब अगर हीट करंट सेम है तो करंट सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों के लिए सेम आना चाहिए। पहली रॉड का पोटेंशियल ड्रॉप देखो 100 माइनस 70 मतलब 30 का है, उसका रेजिस्टेंस लिखेंगे 1/K1 L1/A1। दूसरी रॉड का टेम्परेचर ड्रॉप कितना है देखो 70 माइनस 35, तो 35 का है, वो लिखोगे 1/K2 L2/A2। दोनों का हीट करंट सेम कर दिया मैंने। तो यहाँ से देखो K का रेशियो आ जाएगा ना। तो दो डिफरेंट रॉड है इनका। अब लेंथ और एरिया तो बताया नहीं उन्होंने क्या है, तो डायग्राम में दिख रहा है देखो आपको 0 से 30 लेंथ और फिर 30 से 70। तो पहले की लेंथ आपको दिख रही है 30 सेंटीमीटर, दूसरे की 70। जो टेम्परेचर वाला ग्राफ है ना उसमें देखो फर्स्ट रॉड 30 सेंटीमीटर तक समझ में आ रही है हमको, फिर 30 से 100 तक दूसरी रॉड है, तो लेंथ यहाँ से समझ में आ गई हमको। और एरिया क्वेश्चन के डायग्राम में एक जैसा लग रहा है तो उसको सेम मान लो। ठीक है, नहीं बेटा उन्होंने डिस्टेंस के साथ प्लॉट करा है ना ग्राफ, अलग अलग क्रॉस सेक्शंस पर जो टेम्परेचर है, क्रॉस सेक्शंस अलग अलग लोकेशन पे आएंगे, डिस्टेंस एक कोने से चेंज करेंगे। अच्छा, माइक पास में लाऊं, ओके। अब ठीक है आवाज? वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है ना, फिर कैसे होगा? क्रॉस सेक्शन वेरिएबल का है इसके अंदर, दोनों एक जैसी रॉड दिख रही है हमको, दोनों यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की दिख रही है। उन्होंने करा क्या है, उन्होंने अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर टेम्परेचर प्लॉट करा है। देखो दो रॉड है आपके पास, उसमें जैसे जैसे मैं यहाँ से आगे जाऊंगा ये लोकेशंस बदलते जाएंगे। इन लोकेशंस को बोलेंगे अपन क्रॉस सेक्शन। तो एट डिफरेंट लोकेशंस मतलब डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस को जो टेम्परेचर है वो प्लॉट करा है। और टेम्परेचर क्योंकि लीनियरली चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म जैसा है, लीनियर वेरिएशन है टेम्परेचर का, क्योंकि समझ में आया? चलो, क्या ये डाउट समझ में आ गया आपका, क्लियर हो गया? इसमें कुछ और डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर एक सिंपल डाउट है कि जब करंट जीरो हो तो सेल्स में पोटेंशियल सिर्फ ई नेट ही कंसिडर करते हैं ना, आर नेट का कोई यूज नहीं होगा? आर नेट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस शायद आप बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तो इससे हो जाएगा। अब इससे जो आंसर आ रहा हो ये इक्वेशन से, वो आंसर हो जाएगा अपना। बाकी
हाँ नहीं यार, इसका इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थोड़ी है 10th में, ये हो जाएगा यार, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो। हाँ, सॉल्यूशन में अगर इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दिया है तो नहीं, ये यहाँ से निकल जा रहा है। हो सकता है ऑप्शन मैच नहीं करे आपका, ये पॉसिबल है कि 4 ऑप्शन में से कोई मैच नहीं कर रहा हो, बाकी इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास। यहाँ पे एरिया सेम मान लेंगे दोनों का। ठीक है, अब एरिया अगर उन्होंने अलग मान के करा हो तो फिर इनसफिशिएंट हो गया, मतलब एरिया की इन्फॉर्मेशन नहीं है वहां पे, ये एग्री करता हूँ। एरिया मैं बोल रहा हूँ सेम मान लो, क्योंकि उन्होंने दोनों रॉड का जो डायग्राम बनाया उसमें दिख रहा है एरिया सेम है, तो उसको एरिया सेम ले लो। ठीक है, चलो अब अंशुल का एक नया डाउट आया। हाँ, कि किसी सेल में अगर कोई करंट नहीं है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। हाँ बिल्कुल सही भाई, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो E माइनस आई आर होता है। किसी सेल का टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होता है, अगर उससे आई करंट बाहर जाए। तो अगर आई जीरो है तो केवल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर आएगा। ठीक, चलो और कोई डाउट? बीबी 10 8 में देख लो और अच्छे से एक्सरसाइज पे आ जाए फिर। चलो एक्सरसाइज बंद करिए ना सबने। रणदीप बोल रहा है एक्सरसाइज नहीं हुई है, तो कब करेंगे यार? कल टेस्ट परसों टेस्ट है आपका, करना चाहिए थी। हाँ, जितने मैंने क्वेश्चन भेजे थे उतनी तो करना थी। सैटरडे एक्सरसाइज वन थोड़ी कही थी मैंने, सैटरडे तो आपको मैंने वो कहा था, एससीबी करने को कहा था। आज के ही बोल दिया था ना शायद, सैटरडे तो एससीबी का था। चलो कोई बच्चे बोल रहे हैं आज हो जाएगी। ठीक है चलो आज कर लो कंप्लीट फिर आप, है ना? अपन सैटरडे को देखते हैं अगर जितना डिस्कशन हो पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज हो जाएगी सैटरडे को, इतना हो नहीं पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तो फिर आज अपन कैपेसिटर को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कैपेसिटर्स को ही आगे बढ़ते हैं अपन। तो लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर स्टार्ट करा था, और कैपेसिटर में सबसे पहली चीज हमने सीखी थी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। तो कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी कंडक्टर को जब हम किसी पोटेंशियल पे कनेक्ट करते हैं तो ड्यू टू दैट पोटेंशियल इट मे हैव सम चार्ज, बाय सम बैटरी अगर उसे हम कुछ पोटेंशियल अप्लाई करें तो बैटरी उसको चार्ज भी सप्लाई करेगी, और उस चार्ज की जो वैल्यू आएगी कंडक्टर पे वो उसके पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होती है। जब जो कंडक्टर में ज्यादा चार्ज आता है हम बोलते हैं कि वहाँ कैपेसिटी ज्यादा है, जिसमें कम चार्ज आता है वह कैपेसिटी कम है। तो एक्चुअली कंडक्टर पे आने वाला चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड ऑन इट। इस इक्वेशन से हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कैपेसिटी बोल दिया था। ठीक है, कभी कभी हम चाहते थे कि ज्यादा चार्ज स्टोर करा पाए अपन किसी कंडक्टर पे, तो हमने पता करा था, हमने देखा था कि दूसरे चार्जेस के प्रेजेंस से भी कैपेसिटी बदलती है। तो इसी लॉजिक को यूज करके हमने बनाए थे कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स क्या होते हैं, उनमें दो कंडक्टर्स होते हैं, दो डिफरेंट कंडक्टर ले लेते हैं, उनके बीच में अगर हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाए तो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स से दैट पोटेंशियल डिफरेंस बी, एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर में चले जाता है, यहाँ पे माइनस क्यों आ जाता है, यहाँ पे प्लस क्यों आ जाता है। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडक्टर पर चार्ज स्टोर हो जाता है। किसी भी एक पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर भी जैसा यहाँ था। यहाँ इसी कॉन्सेप्ट से अपन कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं कंडक्टर कैपेसिटर की। अब कैपेसिटर में ये ध्यान रखना है आपको कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये चार्ज ऑन आइदर ऑफ द कंडक्टर होता है। जो दो कंडक्टर्स है ना, एक पे प्लस एक पे माइनस, उनमें किसी भी एक पे एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू, और वो प्रोपोर्शनल टू बी होता है। यहाँ से कैपेसिटी डिफाइन हो जाती थी फॉर अ कैपेसिटर। फिर कैपेसिटर के बारे में ये भी पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स हो सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो सब हम पढ़ेंगे आगे, तो इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना अभी। चलो अब एक नई चीज स्टार्ट करते हैं, लिखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हाँ, अंशुल पूछ रहा है कैपेसिटी स्केलर होगी, यस बिल्कुल सही भाई, चार्ज स्केलर पोटेंशियल स्केलर तो दोनों का रेशियो भी स्केलर आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो, जब भी किसी कैपेसिटर को
मेरे पास एक डाउट आया, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस है? कैपेसिटेंस और कैपेसिटी एक ही बात है। मैंने जब भी लिखा है कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, दोनों को साथ में लिखा है, तो दोनों सेम चीज है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट अपन समझ लेते हैं, एनर्जी स्टोर। देखो, कोई भी सेल अगर हमने किसी कैपेसिटर में कनेक्ट करा है, वो सेल क्या कर रहा है, एक कंडक्टर पे नेगेटिव, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज ला रहा है। तो एक तरह से नेगेटिव चार्ज जिस कंडक्टर पे है, वहां से उसने कुछ चार्ज लेके पॉजिटिव वाले को दे दिया है। नेगेटिव चार्ज जिस कंडक्टर पे था, वहां से चार्ज लेके पॉजिटिव वाले को दे दिया है। यहाँ से चार्ज इधर चले गया है, तो चार्ज का फ्लो करवाया है। कहां से कहा? बी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जा रहे हो, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जाने के लिए चार्ज को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो सेल कुछ वर्क करता है इस प्रोसेस में, सेल इस प्रोसेस में कुछ वर्क करता है। अगर ये वर्क हम निकाले धीरे धीरे करके, धीरे धीरे स्लोली अगर चार्ज को अपन लेके जाए, तो जो भी हम वर्क करेंगे वो पूरा की पूरा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, कैपेसिटर के बीच में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। देखो ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम धीरे धीरे एनर्जी देने वाले। हम अगर स्लोली जो वर्क है वो कैलकुलेट कर ले, तो हम पता कर सकते हैं कितनी एनर्जी स्टोर है। क्योंकि यहाँ पे बीच में डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो एनर्जी तो स्टोर है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वहाँ एनर्जी स्टोर होती है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो एनर्जी तो स्टोर है। कितनी एनर्जी स्टोर है ये मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे चार्ज करने में वर्क डन निकाल सकता हूँ। जैसे आपने सेल्फ एनर्जी में करा था ना, सेल्फ एनर्जी में क्या करा था, किसी कंडक्टर को इन्फिनिटी से धीरे धीरे चार्ज लाके देने में जो वर्क करना पड़ता था अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो उसकी एनर्जी बोल देते थे। तो बेसिक कैपेसिटी के लिए कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसे स्लोली चार्ज करने में, धीरे धीरे इसका चार्ज बढ़ाने में, है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी सी थी। डायग्राम फिलहाल मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा दिखा देता हूँ, या कैपेसिटर जो सिंबल है वैसा दिखा देता हूँ। मान लो किसी समय पर एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, एक कंडक्टर पे माइनस क्यू चार्ज है, और उसकी कैपेसिटी सिस्टम की सी है। तो अभी जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो Q इक्वल टू CV वाले रिलेशन से आप निकाल सकते हो। इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो Q बाय C होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से ये किसी एक जनरल सिचुएशन को देखा अपन ने, किसी कैपेसिटर पे एक जगह पे प्लस क्यू, एक जगह पे माइनस क्यू, एक कंडक्टर पे प्लस क्यू, एक कंडक्टर पे माइनस क्यू चार्ज है, लाइक दिस। और कैपेसिटी सी है, तो यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। कंडक्टर में जो दो कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा चार्ज और बढ़ाया मैंने, दोनों प्लेट पर थोड़ा थोड़ा चार्ज बढ़ाया, एक पे हो जाएगा Q प्लस डी क्यू, एक पे हो जाएगा माइनस ऑफ Q प्लस डी क्यू। तो ये डी क्यू चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? टू इंक्रीज चार्ज बाय डी क्यू, द वर्क डन should be the charge into potential difference। भाई v पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज dq को फ्लो कराएंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखो आप क्या लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज q by c, तो q by c लिख सकते हैं। तो इतना छोटा सा वर्क करना पड़ेगा छोटे से dq चार्ज को फ्लो करवाने में। मैं चाहता हूं कि यहाँ से dq चार्ज इधर चले जाए, इस कंडक्टर से dq चार्ज यहाँ चले जाए, तो दोनों के चार्ज थोड़े थोड़े बढ़ जाए। तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा। स्लोली जो वर्क करते हैं अपन वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो दिस मस्ट बी, दिस small work must be stored in terms of potential energy, isn't it? हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो धीरे धीरे काम करते हैं वही तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो थोड़ा सा काम कराए कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से थोड़ी सी चेंज हुई होगी, जितना हमने काम करा उतना चेंज हो गई होगी। कितना चेंज हुई होगी? Q by C into dq, इतना चेंज हुई होगी। अब ये छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला, तो टोटल चेंज निकाल सकते हैं इससे अपन। नाउ द टोटल चेंज इन एनर्जी, वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कहां से कहा? ऑफ कोर्स इनिशियल चार्ज हम 0 ले लेंगे और फाइनली कुछ Q चार्ज मान लेते हैं। तो इंटीग्रेट करके टोटल चेंज इन एनर्जी निकाल लेते हैं। यह जाएगा हाफ 1 बाय सी, Q dq का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय C, Q स्क्वायर बाय 2 आएगा। लिमिट लगा लो, तो Q स्क्वायर बाय 2c बन रहा है। ठीक है, ये 1 बाय सी तो कांस्टेंट है, Q dq लाइक x dx,
एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, तो क्यू डी क्यू का क्यू स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाएंगे 0 से कैपिटल क्यू, तो ये आ जाएगा। और ये चेंज इन एनर्जी है। अब शुरू में एनर्जी 0 मान लेते हैं जब कोई चार्ज था नहीं, शुरू के 0 चार्ज की एनर्जी 0 ले लेते हैं। चेंज इन एनर्जी का मतलब होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, वो आ रही क्यू स्क्वायर बाय 2c। जब इनिशियल 0 चार्ज से कैपिटल क्यू चार्ज तक चार्ज करा, तो इनिशियल जब चार्ज ही 0 है दोनों कंडक्टर्स में, तो उस एनर्जी को 0 मान लेते, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं यहाँ पर। तो दिस इनिशियल एनर्जी इज 0 बिकॉज इनिशियली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, है ना। सो फाइनल जो एनर्जी आ गई वो डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्यू को वापस से सीवी लिख सकते हैं अपन, क्यू को सीवी लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था ना क्यू इक्वल टू सीवी, ये लिख दो। एक क्यू को सीवी लिखा तो एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास हाफ क्यू इंटू वी। एक क्यू क्यू स्क्वायर है, एक क्यू को सीवी लिखा, एक सी से सी कैंसिल हो गया तो हाफ क्यू इंटू वी। इस क्यू को भी सीवी लिख दो तो हाफ सीवी स्क्वायर। ये एनर्जी आ गई हमारे पास। when a capacitor is having a charge q when a capacitor is having a charge q, the energy stored in capacitor is q square by 2c, या उसे हाफ क्यू भी लिख सकते हैं या cv हाफ cv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और सेम बिल्कुल सेम लॉजिक होता है किसी कंडक्टर का भी। किसी कंडक्टर में भी अगर चार्ज स्टोर है तो एनर्जी स्टोर है, वो भी हाफ cv स्क्वायर होती है। अकेले कंडक्टर के लिए भी ये लिख सकते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल स्फीयर के लिए, मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके ऊपर आपने चार्ज दे दिया, उसकी रेडियस मान लीजिए r है, तो इसकी जो एनर्जी होगी ना वो लिखेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू का स्क्वायर सी। अब इसकी सी आपने पढ़ा था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है, कैपेसिटी ऑफ सिंगल कंडक्टर स्फीयर वो 4 पाई एप्सिलॉन r होती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये k क्यू स्क्वायर बाय 2r बन रहा है, विच इज नथिंग बट सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर। तो हमने जो एनर्जी निकाली ना कोई अलग एनर्जी नहीं है, ये वही एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी आपने। क्योंकि कंडक्टर को चार्ज करो तो चार्ज स्टोर होने में उसमें एनर्जी होती है ना। जब किसी कंडक्टर को चार्ज कर दो, जैसे स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज शेल में एनर्जी होती है सेल्फ एनर्जी, और वही उस स्फेरिकल शेल के कैपेसिटर की भी एनर्जी। ठीक है, ओके, क्या ये समझ में आया? तो व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड इट हैज सम एनर्जी स्टोर्ड। कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हमने लिखा, और इस फॉर्मूले से हमने एक सिंगल स्फीयर की भी एनर्जी निकाली। अब देखो अगर आपको किसी कंडक्टर की कैपेसिटी पता हो, चाहे उसका शेप कैसा भी हो, अगर उसकी कैपेसिटी पता हो तो उसकी सेल्फ एनर्जी फिर लिख सकते हो आप। अगर कैपेसिटी पता हो, हम लोगों ने सेल्फ एनर्जी केवल स्फेरिकल शेल की लिखी थी और सॉलिड स्फीयर की लिखी थी, वो अलग तरह का केस हो गया। स्फेरिकल शेल के अलावा मैंने किसी शेप की आपको एनर्जी नहीं बताई थी, सेल्फ एनर्जी। लेकिन अब अगर उसकी कैपेसिटी पता है तो आप लिख सकते हो, है ना। चलो, तो कोई भी रैंडम शेप का कंडक्टर हो, उसकी सेल्फ एनर्जी अगर लिखना है तो उस कंडक्टर की आपको कैपेसिटी चाहिए। तो इस रिलेशन से है ना, आप हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी या क्यू स्क्वायर बाय 2c, इससे आप उसकी सेल्फ एनर्जी लिख सकते हो। और यही फॉर्मूला रहता है कैपेसिटर की एनर्जी का भी। कैपेसिटर में दो कंडक्टर होते हैं, उनकी एनर्जी का भी फॉर्मूला ये रहता है। वेरी गुड। अब एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं अपन। मान लो मैंने V वोल्ट का सेल लगाया था एक कैपेसिटर में, तो टोटल V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा था। पहले कैपेसिटर मान लेते पूरा अनचार्ज था, कैपेसिटर पूरा अनचार्ज था, और अचानक किसी ने V वोल्ट का सेल लगा दिया। पहले कैपेसिटर अनचार्ज था, अचानक किसी ने V वोल्ट का सेल लगा दिया, तो V वोल्ट का सेल लगाने पर जो चार्ज आएगा वो Q इक्वल टू CV होगा, वो तो जानते ही आप। इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर थी वो देखो ये अपन ने निकाल रखी है, कितनी एनर्जी स्टोर है, इट इज Q स्क्वायर बाय 2c, इतनी एनर्जी स्टोर है। अच्छा, ये एनर्जी कहां से आई? वर्क डन से आई। किसके वर्क डन से? बैटरी के। बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया, वर्क डन बाय सेल इन चार्जिंग,
कैपेसिटर। देखो इस सिचुएशन में मतलब कि कैपेसिटर के एंड्स पे मैंने बैटरी ही लगा रखी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। और वो कैपेसिटर का शेप मैंने आपको सिंबल जो होता है ना कैपेसिटर का वो दिखा दिया, और ये बैटरी का सिंबल दिखा दिया। तो अगर V वोल्ट का सेल लगाया है, कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, तो जो इस पे चार्ज आएगा Q और माइनस Q, इनका रिलेशन होता है Q इक्वल टू CV, तो आप लिख सकते हैं। इन दिस सिचुएशन कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो थी हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q इंटू V या हाफ Q स्क्वायर बाय C। ठीक है, सेल ने Q चार्ज को सेल के थ्रू फ्लो करवाया है, इस कंडक्टर से इस कंडक्टर तक Q चार्ज फ्लो करा है, तभी तो एक पे माइनस Q और एक पे प्लस Q आया होगा। जब सेल हम कनेक्ट करते हैं तो एक कंडक्टर से Q दूसरे में चले जाता है, तभी तो इसमें माइनस Q इसमें प्लस Q आया है। तो सेल के थ्रू Q चार्ज फ्लो करा है। सेल इज टेकिंग Q चार्ज फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। तो सेल वर्क कर रहा है, कितना वर्क करेगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बाय सेल यहाँ कितना होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वो आप निकालोगे तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस सेल का V, और सेल चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल ले जा रहा है, लो से हाई पोटेंशियल ले जा रहा है, तो पॉजिटिव वर्क करेगा सेल। तो सेल इतना काम कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो सेल ने जो काम करा है उसका आधा स्टोर हुआ है यहाँ। सेल ने जो काम करा है उसका आधा स्टोर हुआ है, दिख रहा है आपको? सेल ने जो वर्क करा है उसका हाफ स्टोर हुआ है, बाकी कहा गया, बाकी हीट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो कुछ हीट भी डेवलप होती है। वर्क डन बाय सेल माइनस जो भी एनर्जी का चेंज कैपेसिटर में एनर्जी है, तो आधी तो हीट में कन्वर्ट हो गया। वर्क डन बाय सेल कैसे निकाला? वर्क डन बाय सेल, सेल क्यू चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जा रहा था, बी पोटेंशियल डिफरेंस से क्यू चार्ज को मूव करवा रहा है। तो व्हेन अ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम बी पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन इन द चेंजिंग द चार्ज पोटेंशियल इज क्यू इनटू वी। चार्ज को लो टू हाई पोटेंशियल जाने में क्यू भी वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय सेल क्यू भी होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि हीट डेवलप हो रही है? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने कैपेसिटर को अचानक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ाते ना, जैसे यहाँ हमने करा था, धीरे धीरे उसका पोटेंशियल बढ़ाया, चार्ज धीरे धीरे बढ़ाया, तो जितना हमने वर्क करा वो सारा सारा एनर्जी में जाएगा, जितना हमने वर्क करा वो सारा सारा एनर्जी में जाएगा। लेकिन उसे अचानक से ही चार्ज कर दो तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्प्रिंग से मास लटकाया मैंने, और उस मास को मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, उसे धीरे धीरे रिलीज करूंगा, तो एकदम कहाँ पे रुकेगा? जहां पर स्प्रिंग का फोर्स mg को बैलेंस करता है, जहां पे स्प्रिंग का फोर्स mg को बैलेंस करता है, उस पर धीरे धीरे मैंने हाथ से छोड़ते गया तो mg जहां पर स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस हो जाएगा वहां पे वो रुकेगा, और मेरा वर्क डन इक्वल टू जस्ट उसकी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन स्प्रिंग एनर्जी से बैलेंस हो जाएगा। पर अचानक से हाथ हटा के छोड़ दे तो मास थोड़ा सा ऐसा एसेशन जैसा करता है, फिर जब फाइनली रुकता है तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है ना? हाँ, तो बिल्कुल वही ग्रेजुअल लोडिंग सडन लोडिंग में जैसा सिस्टम था ना, वैसे ही कुछ हो रहा है। बिल्कुल सही। व्हेन कैपेसिटर इज सडनली लोडेड विद पोटेंशियल, तो इसलिए हीट का लॉस हुआ, हीट एनर्जी डेवलप हुई है, एनर्जी का लॉस हुआ है। ओके, ठीक है, चलो एक पॉइंट और अच्छे से याद रखना, ये जो मैंने आपको बताया ना कि आधी एनर्जी कैपेसिटर में गई आधी लॉस हो गई, ये हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि हाफ ही लॉस होती है। मैक्सिमम जगह पर आपको ऐसा दिखेगा कि आधी एनर्जी लॉस होती है मैक्सिमम जगह पर, लेकिन कई जगह ऐसी भी होगी जहां पर हाफ लॉस नहीं होती, उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो हमेशा ऐसा रट मत लेना कि किसी कैपेसिटर को एक बैटरी से चार्ज करो तो जितना बैटरी वर्क डन करती है उसका आधा स्टोर होता है और आधा लॉस होता है, ऐसा हमेशा मत रट लेना। ठीक, तो अब कुशागर पूछ रहा है इससे क्या होगा? जो हीट एनर्जी गई उससे क्या होगा? तो हीट एनर्जी से सारे वायर हीटअप हो सकते हैं, जितने भी वायर से सब हीटअप हो सकते हैं। कैपेसिटर में कंडक्टर्स का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ सकता है। एनवायरनमेंट में ये हीट एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में जा सकती है, बहुत सारी जगह जा सकती है। सो ये एनर्जी के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर? मैंने कैपेसिटर चार्ज, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर चार्ज करते हैं तो बैटरी कितना काम कर रही है, बैटरी जो काम कर रही है इस सिचुएशन में
सडनली चार्ज कर देने पे कुछ हीट डेवलप होती है, और ये हीट जो डेवलप होती है वो इस समय अपन को आधी दिख रही है, जितना बैटरी ने वर्क करा उसका आधा हीट डेवलप हुआ, आधा कैपेसिटर में स्टोर हुआ। मैक्सिमम जगह ऐसे ही दिखेगा आपको, मतलब ये समझ लो कि 90% क्वेश्चन में ऐसा होगा, 10% क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो आपको रटना नहीं है हमेशा के लिए, 90% में ऐसा होता है तो आपको लगता है कि ऐसे ही होता है हमेशा, पर ये आपको रटना नहीं है। यशवर्धन बात करेंगे अपन। ओके, तो एनर्जी के कॉन्सेप्ट सब पढ़ लिया अपन ने, अब इसको हटा रहा हूं मैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट देखे अपन ने। नेक्स्ट ही लिखो, चार्ज शेयरिंग between two conductors and energy loss. Charge sharing between two conductors and energy loss. Charge sharing between two conductors and energy loss. सपोज ये दो कंडक्टर्स है, बहुत दूर दूर है ना, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लार्ज सेपरेशन पर है वो। लार्ज सेपरेशन होने से क्या होगा कि एक कंडक्टर पे चार्ज की वजह से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एक के चार्ज से दूसरे पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, इसके चार्ज से इस पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, इसलिए लार्ज सेपरेशन पे रखा है। मान लो इनिशियली ये Q1 Q2 चार्ज पे थे और इनकी कैपेसिटी C1 C2 है, इनकी कैपेसिटी C1 C2 है, तो इनिशियल जो इनका पोटेंशियल होगा V1 V2 वो निकाल सकते हो आप Q1 by C1, और इसका पोटेंशियल निकाल सकते हो Q2 by C2, क्योंकि हमने पढ़ा है ना Q equal to CV, उससे इनका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, जब इन्हें कनेक्ट करें हम तो इनमें चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे जिससे पोटेंशियल सेम हो जाए। इन पे जब हम कनेक्शन करेंगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है जिससे पोटेंशियल सेम हो जाए। तो आप जानते हो कि कनेक्शन के बाद चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि पोटेंशियल सेम हो जाए। मान लेते हैं कॉमन पोटेंशियल V है, इस पे चार्ज Q1 आ गया, स्मॉल Q1, इस पे Q2 आ गया, कैपेसिटी इसकी C1 थी, इसकी C2 थी, तो V को लिखना चाहिए Q1 by C1, इस V को लिखना चाहिए Q2 by C2। V इक्वल, तो यहाँ से देखो Q1 इक्वल टू CV1 और यहाँ से Q2 इक्वल टू CV2। So ratio of this Q1 and Q2 is C1 by C2, but sum of this Q1 and Q2 should be capital Q1 plus capital Q2 by charge conservation. तो हम दोनों चार्जेस निकाल सकते हैं नाउ, Q1 Q2 को निकाल सकते हो, Q1 Q2 आ जाएगा Q1 plus Q2 upon C1 plus C2 into C1 and small Q2 आ जाएगा टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी इनटू दूसरे की कैपेसिटी। ये हम पढ़ चुके ऑलरेडी, ये मैंने आपको चार्ज का शेयरिंग में पढ़ा दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दो कंडक्टर को कनेक्ट करो, पर वहां स्फेरिकल दिखाए थे आपको, यहाँ पे शेप कोई भी हो सकता है, बस कैपेसिटी पता होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या? जो भी अभी लिखा अपन ने बोर्ड पे समझ में आ रहा है? चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कंडक्टर्स। किसी का कोई मैसेज नहीं आ रहा मेरे पास, इज दिस क्लियर और नॉट? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप। चलो अब मैसेज आ रहा है, क्लियर है, अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सब बहुत बढ़िया ट्रांसपेरेंट है। चलो, तो हमने दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करा है, उस सिचुएशन में उनमें चार्ज का कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस पे कितना चार्ज आ जाएगा, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, पर वहां स्ट्रिक्टली हमने सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर के लिए पढ़ा था। अब मैं किसी भी दो शेप के कंडक्टर के लिए बता सकता हूँ किस पे कितना चार्ज आएगा, प्रोवाइडेड मुझे उनकी कैपेसिटीज पता हो। ठीक है, चलो अब जब हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से दो कंडक्टर को तो थोड़ा एनर्जी का लॉस होता है, कुछ हीट डेवलप होती है। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं सीखा था, तो वो अब हम निकालते हैं कि एनर्जी लॉस कितना होता है, हीट कितनी डेवलप होती है, ये वाले कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। एनर्जी लॉस कितना होता है, हीट कितनी डेवलप होती है, ये वाले कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो अगर सिस्टम में इनिशियली देखें, इस
दोनों कंडक्टर में चार्ज है तो दोनों में एनर्जी स्टोर्ड है। U1 पहले कैपेसिटर की एनर्जी U1I, उसको बोल सकते हैं Q1 स्क्वायर बाय 2C1। U2I इनिशियल सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी वो जाएगा Q2 स्क्वायर अपॉन 2C2। दोनों की अपनी अपनी इनिशियल एनर्जी हाफ Q स्क्वायर बाय C से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी अपने पढ़ा है फॉर्मूला एनर्जी का, उससे लिख दिया मैंने। बाद में जब दोनों कनेक्ट हो गए, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल सेम है दोनों का, तो अब दोनों के पोटेंशियल के टर्म में उनकी एनर्जी लिख लो, लिखना आसान रहेगा। फाइनल टोटल एनर्जी जो सिस्टम में होगी उसको लिख सकते हैं हाफ C1V स्क्वायर पहले कैपेसिटर की, दूसरे की लिख सकते हैं हाफ C2V स्क्वायर दूसरे कैपेसिटर की। अब ये इक्वेशन V कॉमन है तो C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर जैसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है जैसे C1 प्लस C2 इफेक्टिव कैपेसिटी हो गई दोनों को मिलाकर, दोनों कैपेसिटर को जब कनेक्ट कर दिया तो टोटल कैपेसिटी जस्ट ऐड हो गई। दो कंडक्टर को जब जोड़ देते हैं तो कैपेसिटी जस्ट ऐड हो जाती है, ऐसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर जैसा लगा है ना। तो ये भी याद रखना है अपन को कि जब दो कंडक्टर को जोड़ते हैं तो कैपेसिटी जस्ट ऐड हो जाती है। अगर सिंगल सिंगल कंडक्टर थे उनको जोड़ दिया, प्रोवाइडेड ये बहुत दूर थे। ठीक है, चलो अब इसमें जो V है वो कैसे निकालें, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालें। तो देखो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन है ना, ये V दोनों का पोटेंशियल निकालने के लिए, ये V2 क्यों लिखा मैंने, तो V था ना, कॉमन पोटेंशियल था। तो V निकालने के लिए Q1 बाय C1 भी आ सकता है ना, तो Q1 बाय C1 कर दो तो भी आ जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मुझे पता है, वो Q1 बाय C1 या Q2 बाय C2 था। तो देखो Q1 बाय C1 या Q2 बाय C2 निकालोगे तो क्या आ रहा है, इट इज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ये उठा के हम सब्स्टिट्यूट कर देते तो फाइनल एनर्जी मिल जाएगी अपन को। अब इनिशियल एनर्जी का सम ज्यादा होगा फाइनल से, ये मुझे पता है, आप करके देखना तो ज्यादा आएगा ही। अब निकालते हैं अपन एनर्जी लॉस कितना हुआ। नाउ एनर्जी लॉस या जो हीट डेवलप हो गई वो होना चाहिए सिस्टम की इनिशियल टोटल एनर्जी माइनस सिस्टम की फाइनल टोटल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल सिस्टम की टोटल एनर्जी माइनस फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी दोनों कैपेसिटर्स की पता है आपको कितनी है, हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1 प्लस हाफ Q2 स्क्वायर बाय C2 माइनस फाइनल टोटल एनर्जी इज हाफ C1 प्लस C2 इंटू जो कॉमन पोटेंशियल बन रहा था उसका स्क्वायर, इंटू जो कॉमन पोटेंशियल बन रहा था उसका स्क्वायर। अब मुझे पता है एक्सपीरियंस से कि अगर इसको मैं पोटेंशियल्स के टर्म में करूंगा तो आसान हो जाएगा, पोटेंशियल्स के टर्म में करूंगा तो आसान हो जाएगा। तो मैं सारे Q को पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ। मैं Q1 को लिखूंगा C1V1 और Q2 को लिखूंगा C2V2। ठीक है, ये पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है ना, इसको भी पोटेंशियल के टर्म में, तो पोटेंशियल के टर्म में ही है, पर ये जो V है कॉमन, उसको मैं Q1 Q2 को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ C1V1 और C2V2। तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये सब उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पोटेंशियल्स के टर्म में। हाफ Q1 को लिखा C1V1, सो दिस विल बी C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर minus this term is half C1 plus C2 into common potential का square, and common potential is C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2, C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2 पूरे का स्क्वायर V स्क्वायर के लिए। तो क्या करा अभी तक मैंने सिस्टम की इनिशियल टोटल एनर्जी लिखी, फाइनल टोटल एनर्जी लिखी, दोनों का डिफरेंस लिखा, तो ये होना चाहिए हीट डेवलप। अब ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने सारी चीजों को पोटेंशियल के टर्म में लिखा। Q1 को लिख दिया C1V1, Q2 को लिख दिया C2V2, वो लिख सकता हूँ मैं, Q2 को लिख सकता हूँ C2V2, Q1 को लिख सकता हूँ C1V1, तो ऐसा लिख दिया। वैसे मैंने वहां पर भी कॉमन पोटेंशियल को रख दिया C1V1 C2V2 के टर्म में। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, अब इसे सॉल्व करो, अब ये आप करो, आगे सॉल्व करो और देखो क्या आ रहा है, उसके आगे सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, कितनी हीट डेवलप हो रही है, करो ट्राई।
इसके आगे थोड़ा इजी है, आप कर सकते हो, करो। हाँ, मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ। इसके आगे आप लोग सॉल्व करो कि क्या आ रहा है। नहीं देवेश, वैभव वेरी गुड। आकाश वेरी गुड। वैभव डिनोमिनेटर में एक चीज और आएगी, थोड़ा सा मिसिंग है डिनोमिनेटर में आपका। आकाश आपका सही है। अंश वेरी गुड। चलो काफी बच्चों के जवाब आने लग गए मेरे पास। इसको सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा, एल्जेब्रा है, आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए ये। उसको सॉल्व करोगे तो हीट डेवलप इट विल बी इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इतनी हीट डेवलप होगी। यस, बिल्कुल सही गोपाल। ठीक है, तो आप यहां से ये देख सकते हो, जब भी दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करा एंड उनका पोटेंशियल इनिशियली इक्वल नहीं था, उनका पोटेंशियल इनिशियली इक्वल नहीं था, और उन्हें कनेक्ट करूंगा, तो हमेशा ही कनेक्ट करने पर हीट डेवलप होगी, हमेशा ही कुछ एनर्जी कम होगी और हीट डेवलप होगी। ये टर्म क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है और इस टर्म की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। कैपेसिटीज हमेशा पॉजिटिव होती है, कैपेसिटीज हमेशा पॉजिटिव होती है। चार्ज स्टोर ऑन कंडक्टर एंड पोटेंशियल का रेशियो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो चार्ज पॉजिटिव होगा उस पर, नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो चार्ज नेगेटिव होगा, तो रेशियो पॉजिटिव आता है हमेशा। ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, और ये स्क्वायर होने से ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा हीट का एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही आएगा हमेशा जब भी V1 V2 अनइक्वल होंगे। मतलब दो कंडक्टर जब अनइक्वल पोटेंशियल पे थे, उन्हें कनेक्ट करूंगा, तो देयर विल बी ऑलवेज सम एनर्जी लॉस। जब सिस्टम में कॉमन पोटेंशियल अचीव होगा तो कुछ एनर्जी का लॉस ही होगा हमेशा। ठीक है, यस बिल्कुल सही यशवर्धन। हाँ, श्योर। So whenever two conductors are connected, some energy is being lost. ये फॉर्मूला भी हम कई जगह यूज करेंगे, है ना। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसे यूज कर सकते थे, मैंने वहां बताया नहीं था ये, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसे यूज कर सकते थे। कुछ स्फेरिकल जो शेल्स के क्वेश्चन होते थे ना, कि अंदर से स्फेरिकल शेल है, फिर बाहर एक मतलब कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल से, उनमें किसी एक को दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो वहां पर भी आप ऐसे रिलेशन यूज कर सकते थे। एक को दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो दो कंडक्टर को कनेक्ट करने वाली सिचुएशन हो जाएगी, तो एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, वहां पर भी ऐसा आ सकता था, पर ज्यादा चीजें वहां नहीं बताई थी मैंने। चलो, इलेक्ट्रोसिटी की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन 13 में यही क्वेश्चन में मेरा डाउट था। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही, एक जगह क्वेश्चन में शायद लगा भी था आपका, बिल्कुल सही। ठीक है, तो व्हेनेवर टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, इनिशियली उन पे कुछ चार्ज था और पोटेंशियल अगर इनिशियली अनइक्वल था, तो कनेक्ट करने पे उनमें कुछ हीट एनर्जी लॉस होगी। चलो, ये एनर्जी कहाँ लॉस होती है, तो वायर्स के अंदर हीट के फॉर्म में डेवलप हो सकती है, कंडक्टर को खुद को थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट फील हो सकता है, यहाँ सब जगह चली जाती है। ठीक है, हाँ सर्वेश, कॉन्सेंट्रिक में लार्ज सेपरेशन नहीं है, लेकिन वहां पर अभी हम पढ़ेंगे ना, कॉन्सेंट्रिक शेल्स का स्फेरिकल कैपेसिटर बनता है, तो वहां आप समझ जाओगे चीजें।
ठीक है, चलो तो अब ये सब हटा रहा हूं मैं। कंडक्टर्स को कनेक्ट करने पे कॉमन पोटेंशियल वगैरह सब पढ़ लिया अपन ने। इसमें क्वेश्चंस काफी इजी हो सकते हैं, जस्ट डाटा सब्स्टिट्यूट करने वाले क्वेश्चंस होंगे फॉर्मूलेज में, तो वो सब आप कर सकते हो। अब हम नई चीज स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था अलग अलग टाइप ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं, 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर हमें स्पेशली पढ़ना है। तो उन तीनों टाइप की कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी आती है, किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, थोड़ा इन चीजों को समझते हैं अपन। तो स्टार्टिंग करते हैं हम विद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे बनता है? 2 कंडक्टिंग प्लेट्स ले लेना है हमको। साइड से दिखाएंगे तो ऐसा दिखेगा, ये 2 कंडक्टिंग प्लेट से। थोड़ा 3D में दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा दिख सकता है कि 2 कंडक्टिंग प्लेट से आमने सामने रखी हुई है, 2 कंडक्टिंग प्लेट से आमने सामने रखी हुई, लाइक दिस। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम ये वायर, एक दोनों प्लेट्स में वायर कनेक्टेड है, वी कैन अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेट्स। इस तरह से बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट का शेप जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल लेना है, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल लेना है, यू कैन टेक सर्कल ऑल्सो, यू कैन टेक ट्राइंगल ऑल्सो। यहाँ पे आपको सर्कुलर क्रॉस सर्कुलर एरिया की 2 प्लेट भी ली जा सकती है, तो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे उसे। ट्राइंगुलर 2 प्लेट भी ले सकते हो, तो भी उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। कैसा भी शेप की 2 स्टार शेप की प्लेट भी ले सकते हो, है ना, रैंडम किसी भी तरह के शेप की 2 आइडेंटिकल प्लेट्स लेना है। ठीक है, हाँ, पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स हम आइडेंटिकल लेते हैं। अगर नॉन आइडेंटिकल लोगे, भाई एक का एरिया ज्यादा एक का एरिया कम, ऐसी प्लेट ले लोगे, तो जो कॉमन एरिया होगा ना केवल उसी को अपन यूज करेंगे, जो कॉमन एरिया होगा उसी को यूज करेंगे। मान लो आपने एक प्लेट छोटी ले ली, एक प्लेट बड़ी ले ली, लाइक दिस। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस जो कॉमन एरिया आएगा, ये वाला एरिया कैपेसिटर का एरिया कहलाएगा। जो कॉमन एरिया होगा केवल उसी को कैपेसिटर का एरिया लेंगे अपन। क्या बात समझ में आ रही है? व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? 2 पैरेलल प्लेट लेना है, प्लेट्स का शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक जैसी होना चाहिए, और एक जैसी नहीं हुई तो जो छोटी होगी उसका एरिया फिर अपन कैपेसिटर का एरिया बोलेंगे। ठीक है, चलो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में खास चीजें क्या क्या होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं? प्लेट्स कितनी सेपरेशन पे है, प्लेट का एरिया कितना है, और प्लेट के बीच में मीडियम क्या है। दिस आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनसे कैपेसिटी चेंज होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लेट्स की डिस्टेंस क्या है, सेपरेशन क्या है उनके बीच में, प्लेट का एरिया कितना था, बीच में मीडियम क्या भरा। ठीक है, हर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम ये मान के चलेंगे कि एरिया बहुत बड़ा है, डिस्टेंस बहुत कम है। हर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एरिया हम काफी बड़ा लेते हैं डिस्टेंस से। दिस एरिया इज यूजुअली वेरी मच लार्ज देन डी। ऑफ कोर्स ये दोनों अलग यूनिट की चीजें हैं, तो ऐसे डायरेक्ट कंपेयर तो करना नहीं चाहिए, पर आप मतलब समझ पा रहे होंगे शायद मेरा। एरिया तो मीटर स्क्वायर में होता है, डिस्टेंस मीटर्स में होती है, तो इनको डायरेक्ट कंपेयर तो नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन यू कैन इमेजिन कि भाई प्लेट बहुत पास में है और एरिया बहुत बड़ा है, ऐसा कहने की मेरी इच्छा है। हाँ, यस, मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो भाई एरिया बहुत बड़ा दिखना चाहिए आपको, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट बहुत छोटी दिखना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये सारी चीजें कंडीशंस अपने बनाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब इसकी कैपेसिटी निकालते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्कूल्स में आता है डिराइव कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये आना चाहिए हमको, कैपेसिटी डिराइव करते। क्या करेंगे अपन? लेट अस अज्यूम कि हमने प्लेट्स को चार्ज दे दिया, एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज दिया, एक पे माइनस क्यू दिया। वी ऑल नो कि कैपेसिटर में एक कंडक्टर को प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू आता है, दोनों कंडक्टर पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो मैंने मान लिया कि एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज दिया था, दूसरे पे माइनस क्यू दिया था। नाउ बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इन चार्जेस को यूज करके
इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ट्राई टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इन टर्म्स ऑफ चार्ज। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी से कैपेसिटी आ जाएगी, हो जाएगा चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई? मान लो कि एक कंडक्टर में प्लस क्यू चार्ज है, एक कंडक्टर में माइनस क्यू चार्ज है, ऐसा मान लो। फिर इन चार्जेस को यूज करो, ट्राई टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, फिर क्यू बाई वी से अपन कैपेसिटी निकाल सकते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है कैपेसिटी निकालने का? यस। चलो फटाफट अब निकालते हैं अपन, फटाफट अब निकालते हैं, कैपेसिटी डिराइव करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो मैं करूँ क्या भाई, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है पैरेलल प्लेट पे, तो तुम तो बता सकते हो ना इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। एरिया पता है आपको, इनके बीच का ए, इनके बीच की डिस्टेंस पता है। ये तो अपन ने कई बार करे ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, चार्जेस को सम करो, टोटल चार्ज कितना आएगा, यहाँ सम करने पे 0 आएगा, तो बाहर बाहर 0/2 दे देंगे, है ना भाई। टोटल चार्ज इन पैरेलल प्लेट सिस्टम, उसका आधा आधा बाहर दे देंगे, तो बाहर दे देंगे 0 और 0। अब इस पे टोटल 0 बाहर चला गया, टोटल क्यू था, तो अंदर अंदर प्लस क्यू होना चाहिए, सामने वाली प्लेट पे ठीक उसका माइनस में होना चाहिए। ये पढ़ा है अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख पाओगे, है ना, बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड आप आसानी से लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस चार्ज की वजह से, सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन एरिया, तो ड्यू टू दिस सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी सेम ही आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो दोनों की ऐड ही होगी, प्लस और माइनस दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐड हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस हो जाएगा वो, क्यू को लिख दो, सिग्मा को लिख दो क्यू अपॉन एरिया, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया देखो पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये उठा के आप रख दो वहां। दिस इंप्लाइज दैट कैपेसिटी व्हिच वाज q by v, v का एक्सप्रेशन रखो तो आ रहा है देखो एप्सिलॉन नॉट a by d, ये आ गया आंसर। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट a by d, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट a by d। आ रहा है समझ में? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट a by d। सब चीजें समझ में आ गई, कुशाग्र, एवरीथिंग क्लियर? वेरी गुड, ओके। जरा अपन मीडियम भर देते हैं अंदर, मीडियम नहीं फिल करा अभी मैंने, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर कुछ मीडियम डाल देते हैं, है ना। लेट्स अज्यूम कि कैपेसिटर के अंदर कोई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया था अपन ने, तब क्या होता मीडियम, प्लेट के बीच में मान लीजिए कि कोई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम फिल करा हुआ है, there is a slab of dielectric constant K inserted between the plates, there is a slab of dielectric constant K inserted between the plates, प्लेट्स के बीच में हमने K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक स्लैब डाल दी। इससे क्या होगा, अब बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे उसमें इस एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट बाय के लिखना चाहिए ना, एप्सिलॉन नॉट को के टाइम कर देना चाहिए ना। अब जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अलग हो जाएगी, दिस ई डैश शुड बी दैट सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। ये चीज समझ में आ रही है क्या? जब मीडियम होता है बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सब के टाइम कम हो जाता है, तो यहाँ लिख दिया मैंने, है ना, बिल्कुल सही। तो ये लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट नया जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जाएगा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो के टाइम कम हो गया, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस देखो के टाइम कम हो गया, के टाइम कम हुआ तो कैपेसिटी के टाइम बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी में पोटेंशियल तो नीचे आता है ना, तो डेल्टा वी होता है नीचे, तो ये सब्स्टिट्यूट करो तो के टाइम एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये विद मीडियम कैपेसिटी आ गई।
ठीक है। Hence when a capacitor is filled with some dielectric, the capacity gets increased. When a capacitor is filled with dielectric, capacity gets increased. तो जितने प्रैक्टिकल पर्पसेस में हम कैपेसिटर यूज करते हैं ना, ऐसा कभी करते ही नहीं कि उसमें डाइलेक्ट्रिक ना डालें। हम डाइलेक्ट्रिक डाल के कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, तो हम बढ़ाते ही है कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक डाल के। सोहम, इज दिस क्लियर सोहम? सोहम, आपने कुछ गलत लिखा था, तुम्हें समझ में आ गया? हाँ, डाइलेक्ट्रिक में आप क्या यूज करते हैं? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज कर सकते, क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं, फिर पेपर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल अपना पेपर, उसे यूज कर सकते हैं। पेपर भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके सोहम। हाँ, डाइलेक्ट्रिक डालने से होता क्या है, मेरे पास एक डाउट आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक डालने से होता क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक डालने से एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है कंडक्टर के बीच का। उसकी वजह से आपको है ना बैटरी ज्यादा चार्ज सप्लाई कर देती है। बैटरी को सेम पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ता है। तो ये जो हमारा जो कैपेसिटी के फॉर्मूले में Q बाई वी था ना, बैटरी अगर सेम पोटेंशियल मेंटेन करना चाहती है तो उसे चार्ज ज्यादा देना पड़ता है। चार्ज ज्यादा आएगा, दैट्स व्हाई कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। हाँ, और मेरे पास एक डाउट आ रहा है, सोहम का लिक्विड भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, यार प्रैक्टिकली लिक्विड यूज करना सेंसिबल नहीं होगा, लिक्विड फ्लो हो सकता है। आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, अब किसी मैकेनिकल फोर्स की वजह से प्लेट्स में गैप चेंज हो गई, तो लिक्विड तो इधर ज्यादा इधर कम हो जाएगा। और सॉलिड डालेंगे तो उससे क्या होगा, वो गैप कम भी रख पाएगा, है ना। जितनी ज्यादा कैपेसिटी रखना होती है, देखो कैपेसिटी किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एरिया के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस जितनी हो सके कम रखना चाहिए प्लेट्स के बीच में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दो पतली पतली प्लेट लेते हैं और उनके बीच में पेपर लगा देते हैं। पेपर बहुत थिन होता है, तो पेपर लगाने से गैप बहुत कम हो जाती है, फ्यू माइक्रोन की गैप हो जाती है, जिससे कैपेसिटी ज्यादा आ जाती है, ओके। इसलिए सॉलिड पेपर जैसा चीजें यूज कर लेते हैं अपन, ओके। अच्छे से देख लो, कहीं भी कुछ भी डाउट हो यहाँ पे बताओ। किन किन चीजों पे कैपेसिटी डिपेंड कर रही है ये भी समझो। सी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, मैं बस सी डिपेंड्स ऑन लिख रहा हूँ, बाकी आप पूरा लिख लेना। सी प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, सी प्रोपोर्शनल टू मीडियम। जितना कैपेसिटी ज्यादा करना है तो एरिया ज्यादा करो प्लेट्स का, डिस्टेंस कितनी कम हो सके उतनी कम करो, बीच में मीडियम फिल कर दो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। इन सब चीजों से अपन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। श्योर, ओके। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की कैपेसिटी वगैरह निकाल ली अपन ने। छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं अपन यहाँ। ये जो दो प्लेट्स है, दोनों पे चार्ज है। मान लो बीच में मीडियम नहीं था, फ्री स्पेस था, लेट अज्यूम कि बीच में फ्री स्पेस था, ठीक है। और दोनों प्लेट्स पे चार्ज है, ये प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, द चार्ज विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो कुछ फोर्स आएगा, कितना फोर्स आएगा दोनों के बीच में वो निकालते हैं, फोर्स बिटवीन प्लेट्स निकालते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये चार्ज मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स मिल जाएगा। फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट इनटू चार्ज ऑन अदर प्लेट। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आती है ना, लार्ज प्लेट जैसा मान लिया मैंने, अगर इसे एरिया लार्ज होता है ऐसा मान लिया, ये लार्ज प्लेट जैसा मान लिया, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू यहाँ का चार्ज कर दो, तो कितना आएगा फोर्स, बताओ जल्दी से, कितना आएगा फोर्स जल्दी से बताओ।
वेरी गुड गगनदीप। बुराउद्दीन वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की वजह से जो होगी वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो आप इसे लिख सकते हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू दूसरी प्लेट का चार्ज क्यू, और ये प्लस माइनस है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्स विल बी लाइक दिस, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। आप इस सिग्मा को चाहो तो क्यू बाय ए लिख दो, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, या इस क्यू को सिग्मा बाय एप्सिलॉन सिग्मा इनटू एरिया कर दो, तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। अगर इस क्यू को सिग्मा बाय एरिया कर दिया, सिग्मा इनटू एरिया कर दिया तो ये आ जाएगा। और ये एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे प्रेशर जो फोर्स बाय एरिया है वो आ रहा है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल वैसे टर्म आ गया जैसे अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बिल्कुल सही। तो कैपेसिटर की दो प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती है, किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो भी निकाल लिया। अगर आपको इस अट्रैक्शन फोर्स को रोक के रखना है, इसलिए सॉलिड डाइलेक्ट्रिक डालना पड़ेगा बीच में, तो वो थोड़ा इन दोनों प्लेट्स को चिपकने से रोक सकता है ना, इसलिए अपन डाइलेक्ट्रिक डालते ही डालते कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। ठीक है, चलो फिर एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं अपन। इसको अपन ने फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। फिर एनर्जी स्टोर, कितनी एनर्जी स्टोर है। कैपेसिटर की अपन ने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाज हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाय C। वी कैन टेक आइदर ऑफ द एक्सप्रेशन और एनर्जी निकाल सकते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी निकालते चलो। सेकंड एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, हाफ Q स्क्वायर बाय C को लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो ये आ रहा है मेरे पास हाफ D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू Q स्क्वायर। अच्छा Q को क्या लिख सकता हूं मैं, चार्ज को क्या लिख सकता हूँ, कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर्ड है उसको सिग्मा इंटू एरिया लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू एरिया लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू एरिया लिख दिया। तो एनर्जी स्टोर्ड देखो क्या आ रहा है एक्सप्रेशन, हाफ सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। एक ए स्क्वायर नीचे एक ए कैंसिल हो गया, दिस विल गिव यू हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डी। एक एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो एनर्जी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू एडी। क्या करा है मैंने, ध्यान से समझो। अभी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होती थी हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर को मैं Q स्क्वायर बाय 2C भी लिख सकता हूँ। इस फॉर्मूले में मैंने C की वैल्यू डाल दी, फिर चार्ज को लिख दिया सिग्मा इंटू एरिया, थोड़ा सा अरेंज करा, जो भी सॉल्व हो रहा है वो कर दिया। फिर मैंने देखा इसमें ना नीचे एप्सिलॉन नॉट है और ऊपर सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है बीच में, वो बनाने के लिए मैंने एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड भी करा, मल्टीप्लाई भी करा, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स का स्क्वायर इनटू एडी। एंड व्हाट इज दिस एडी, एडी इज द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। एडी क्या है, इसका वॉल्यूम है, isn't it? एडी वॉल्यूम है। तो ये एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है आपको, एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ऐसा कभी देखा है अपन ने, यस, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बन गया, बिल्कुल सही। तो यहां से मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी डेंसिटी कितनी कैपेसिटर के अंदर। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, मैंने उसको प्रूव नहीं करवाया था, मैंने बोला था आपको कि एक जगह में निकाल के बता दूंगा, तो यहाँ निकाल के बता दिया मैंने कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला ये आता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला ये आता है।
तो प्रूव नहीं करवाया मैंने, वेरीफाई कराया, मैंने वेरीफाई कराया, मैंने कैपेसिटर में इसे वेरीफाई करा दिया कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यही आएगा जो अपन ने पढ़ा था, वेरीफाई करा दिया। ठीक है, ऐसे प्रूव नहीं बोल सकते, इसको हम वेरिफिकेशन बोल सकते हैं। कैपेसिटर के लिए वेरीफाई कर लिया कि यही आ रहा है फॉर्मूला। चलो, तो एनर्जी स्टोर्ड के रिलेशन से हमने एक चीज और डिराइव कर ली। सारी चीजें क्लियर? अब कुछ और तरह के कैपेसिटर्स भी पढ़ लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम जितनी चीजें पढ़ी है, पर पहले और तरह के कैपेसिटर्स पढ़ लेते हैं अच्छे से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा अभी अपन ने, बाकी कैपेसिटर्स भी पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे सब पे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला टाइप का कैपेसिटर लिखिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे बनाते हैं? दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स को लेकर, दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स को लेकर कैपेसिटर बनाने के लिए दो कंडक्टर लेना पड़ते हैं, तो यहाँ पे वो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स ले लेते हैं अपन। कंडक्टर्स आर नाउ कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स। लाइक दिस इज हाउ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज क्रिएटेड। एक सिलेंडर के बाहर एक और सिलेंडर, दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर लेंगे। ठीक है, चलो अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा के इनको चार्ज कर देते हैं। तो मान लो अंदर और बाहर हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया अंदर हायर पोटेंशियल लगाया, तो अंदर वाले सिलेंडर पे चार्ज हो जाएगा, बाहर वाले पे भी चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज आया? तो इस पूरे सिलेंडर पे हमें चार्ज दिखने लगेगा, इसकी पूरी कर्व सरफेस पे, लाइक दिस क्यू चार्ज दिखने लग गया। और बाहर वाले सिलेंडर की अंदर की सरफेस पे माइनस क्यू आना चाहिए, या माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए, अंदर की सरफेस पे माइनस क्यू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा? वो गॉस लॉ में हमने पढ़ा है, वो कॉन्सेंट्रिक शेल्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था अपन ने। एक कंडक्टर, ये बाहर वाले कंडक्टर के अंदर कैविटी है ना, कैविटी के अंदर चार्ज है, बाहर वाले कंडक्टर के अंदर एक चार्ज रखा है क्यों, तो जितना चार्ज होता है उतना कैविटी के इनर सरफेस पे होना चाहिए, माइनस क्यू आना चाहिए। मतलब अगर बैटरी क्यू और माइनस क्यू चार्ज दे रही है तो वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अंदर वाले सिलेंडर की पूरी कर्व सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज होगा, बाहर वाले सिलेंडर की अंदर की सरफेस पे पूरा माइनस क्यू चार्ज होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो बहुत बढ़िया। अब चार्ज अगर पता है तो चार्ज के टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस विल गिव यू कैपेसिटी। जो कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करा था वैसे यहाँ भी करेंगे। आप सोचो कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले। अंदर वाला सिलेंडर हॉलो ही है, उसमें सॉलिड होने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले, ये सोचो। सिलेंड्रिकल दो सिलेंडर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैसे निकाले सोचो। चार्ज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। रेडियस वेडियस मान लेते हैं कुछ, मान लो कि ये कॉमन एक्सिस था, ये रेडियस a, बाहर वाले की रेडियस b मान लो, लेंथ मान लो l। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दिस a और b का डिफरेंस बहुत कम होता है, दिस इज वेरी स्मॉल, और लेंथ बहुत ज्यादा होती है, ताकि कैपेसिटी अच्छी आए। आई नीड टू फाइंड एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सिलेंडर्स, कैसे निकालूं? पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो आप। यस देवेश, बिल्कुल सही, सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। एक सिलिंड्रिकल सरफेस है आपके पास, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस करके फिर पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह निकाल सकते हो। अगर इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको वो सिलेंडर ऐसे दिखेंगे। ठीक है, बीच में अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर करो। टॉप व्यू में तो आपको सर्कल दिखाना पड़ेगा, पर अगर 3D में सोचो यहाँ पर, तो आपको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी।
एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करो, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे अंदर जो चार्ज इंक्लोज है वो है +q, अंदर जो चार्ज इंक्लोज है +q। तो इससे जो टोटल फ्लक्स होना चाहिए हमारी गॉसियन सरफेस से वो होना चाहिए q/ε0, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, आप सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ बराबर होगी, तो फ्लक्स को अपन E इनटू एरिया भी लिख सकते हैं, E इनटू सिलेंडर का कर्व्ड एरिया। मान लेते हैं ये सिलेंडर की रेडियस स्मॉल r थी, तो 2πr इनटू हाइट l, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस शुड बी चार्ज इंक्लोज बाय ε0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज इंक्लोज बाय ε0। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, वो आ गई q/2πε0 r, ऊपर l डिवाइड करके लिख सकते हो। ये देखो क्या बन रहा है, ये λ/2πε0 r, मतलब 2 के लैम्डा बाय r बन रहा है। रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है 2 के लैम्डा बाय r बन रहा है। आ रहा है हमें, ये तो याद आ रहा है कुछ। सिलेंड्रिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी अपन ने, ऐसे ही कुछ डिराइव करी थी, मैंने वापस डिराइव कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आया? यस, हाँ यस, सेम ही आएगा, पहले भी करा है अपन ने ये। तो बस अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सिलेंडर्स, इट शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर माइनस साइन आता है, E डॉट dr फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अंदर वाले सिलेंडर से बाहर चलते हैं अपन, लेट्स गो फ्रॉम r इक्वल टू a टू r इक्वल टू b। अंदर वाले से बाहर चलते हैं, तो अंदर वाले से बाहर जाना मतलब पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर माइनस पोटेंशियल ऑफ बाहर, इनर सिलेंडर माइनस आउटर सिलेंडर, सॉरी आउटर माइनस इनर हो जाएगा, स्टार्टिंग माइनस एंड, ठीक है, स्टार्टिंग माइनस एंड ये निकलेगा अपना। तो अंदर वाले सिलेंडर से बाहर चलते हैं। बस अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr का इंटीग्रेशन करना बचा है आपको, करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर है, dr भी बाहर लेंगे अपन, तो यह जगह माइनस E डॉट dr विल बी q/l, l नीचे लेके आ जाना, इंटू dr, a टू b, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ln r आएगा, लिमिट लिमिट लगाओ, तो आ रहा है -q/2πl/ε0, 1/r का इंटीग्रेशन ln r हो जाएगा, लिमिट लगाने पे b/a आ जाएगा, ठीक है। चलो, क्या ये समझ में आ रहा है इतना? यस, बहुत बढ़िया, ठीक। नाउ अब मैंने VB माइनस VA निकाला, तो वो नेगेटिव आ रहा है देखो, लेकिन मुझे डायग्राम से समझ में आ रहा था कि VA माइनस VB पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज पे, बाहर वाला नेगेटिव चार्ज पे। तो बाय दिस कैलकुलेशंस नाउ आई नो व्हाट इज VA माइनस VB, it should be positive of q/2πε0 l into ln V/, ठीक है। अंदर वाला सिलेंडर प्लस चार्ज पे है, बाहर वाला माइनस चार्ज पे है, तो अंदर हायर पोटेंशियल बाहर लो पोटेंशियल होना चाहिए था, इसलिए मुझे VB माइनस VA नहीं, VA माइनस VB निकालना चाहिए था, ये आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो आप कैपेसिटी ढूंढ सकते हो, कैपेसिटी ढूंढ सकते हो, ठीक है। नाउ द कैपेसिटी ऑफ दिस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, it should be charge on the conductors divided by potential difference between the conductors। चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अभी निकाला आपने, वो आ रहा है q/l/2πε0 ln V/, q/l/2πε0 ln V/। जस्ट इसे अरेंज कर लो, तो दिस कैपेसिटी इज बिकमिंग 2πε0, q से q कैंसिल हो रहा है, बाय l ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय ln V/a इनटू l। ये आ गया कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इस कैपेसिटी को कई बार कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ के टर्म में भी पूछते हैं लोग, कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ, तो इसको लेंथ से डिवाइड कर दो कैपेसिटी को, ये भी पूछते हैं लोग, तो इस तरह से भी याद रख सकते हो आप, ln V/, अब ये पर यूनिट लेंथ है तो फेराड पर मीटर होगी, और ये फेराड हो जाएगी। चलो
हमने निकाला सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी। थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक शायद आप भूल रहे थे, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिराइव करी यहाँ पर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, और पोटेंशियल डिफरेंस यूज करके फिर कैपेसिटी निकाल दी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो आपके लिए टफ थी। बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप भूल गए थे, ये सब निकालना थोड़ा सा टाइम लग गया। देखो सब अच्छे से, कहीं किसी भी पोर्शन में कुछ डाउट? नो डाउट। तो अब मुझे बताओ, ये आना चाहिए था ना पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालते? ये आपको आना चाहिए था ना? हाँ, है ना? ये तो इजी चीज थी यार, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें याद होना चाहिए थी। तो अपन ने सिलेंड्रिकल शेल की डिराइव करी है क्लास में, ठीक है। चलो, तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड होता है, काफी कुछ इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट लगते हैं। यस, सहज। सहज का एक डाउट आया मेरे पास कि जिस सिलेंडर पे हायर पोटेंशियल है उस पे पॉजिटिव चार्ज, जिस पे लो पोटेंशियल उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्या हमेशा? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। जिस पे हायर पोटेंशियल रखेंगे उस पे चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, जिस पे लो पोटेंशियल उस पे चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, है ना? क्योंकि चार्ज का फ्लो फ्रॉम लो टू हायर कराती है ना बैटरी, तो ऐसे ही होगा हमेशा। ठीक है, चलो। तो कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी डिराइव कर दी। अब इसकी सारी चीजें याद रखना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब बार बार आपको यूज पड़ सकती है, जरूरत हो सकती है आपको इसकी कहीं कहीं पर, तो ये याद होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला ये भी याद होना चाहिए। अब ये कैपेसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है इस बात पे आते हैं। बस चार्ज स्टोर होगा गोपाल, और कुछ नहीं। ये कैपेसिटी किन किन पे डिपेंड करती है देखो। कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ निकाली है, ये लेंथ के प्रोपोर्शनल तो दिख ही रही है एक तो हमको, जितना लंबा सिलेंडर उतनी ज्यादा कैपेसिटी आएगी। और बी और ए के रेशियो पे डिपेंडेंट है, बी और ए जितना क्लोज उतनी कैपेसिटी ज्यादा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो बी और ए जितना क्लोज उतनी कैपेसिटी ज्यादा। दैट्स व्हाई दिस डिफरेंस शुड बी वेरी स्मॉल, दिस डिफरेंस शुड बी वेरी स्मॉल। जितना बी और ए क्लोज होंगे उतनी कैपेसिटी ज्यादा। हाँ, नोट कर लीजिए। मोटे, ओके। चलो, अब अपन बात कर रहे थे कि कैपेसिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। तो एक चीज तो साफ साफ समझ में आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर्स, वो जितना कम उतना ज्यादा कैपेसिटी। बी और ए का रेशियो जितना 1 के क्लोज होगा, ये नंबर छोटा आएगा, ये नंबर छोटा आएगा log 1, क्योंकि नियरली 0 हो जाता है, ये नंबर छोटा आएगा तो कैपेसिटी ज्यादा आएगी, ठीक है। लेंथ के प्रोपोर्शनल है, जितना लंबा सिलेंडर उतनी ज्यादा। इसमें मीडियम भर दो, तो एप्सिलॉन नॉट को के टाइम करना पड़ेगा। विथ मीडियम जो कैपेसिटी हो जाएगी 2 पाई के एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय a टाइम्स l। के टाइम कर देना। चलो, तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है हमने समझा, मीडियम के साथ कैपेसिटी पे लिख दी। आगे बढ़ते हैं अपन। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ लिया, सेकंड टाइप ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट कैपेसिटर व्हिच इज स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसा दिखेगा, ये रहा डायग्राम। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं हमारे पास में। किसी भी कैपेसिटर को बनाने के लिए दो कंडक्टर ले जाते हैं, तो यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर कंडक्टिंग शेल ले लेते हैं। अंदर वाले शेल और बाहर वाले शेल के बीच में पोटेंशियल लगाना है हमको, तो अंदर वाले शेल से एक वायर निकाल लेते हैं अपन बाहर, और बाहर वाले शेल, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा सकता है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा सकता है।
स्टैंडर्ड स्फेरिकल कैपेसिटर जो होगा उसमें अंदर वाले को हायर पोटेंशियल पे, बाहर वाले को लो पोटेंशियल पे कनेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है उसमें अंदर वाले को हाई पोटेंशियल पे, बाहर वाले को लो पोटेंशियल पे कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड स्फेरिकल कैपेसिटर में। इसके वेरिएशन भी हम पढ़ेंगे बाद में, जिसमें बाहर हाई और अंदर लो पे कनेक्ट करने पे क्या होता है ये सीखेंगे। ठीक है, चलो तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड स्फेरिकल कैपेसिटर में अंदर हायर पोटेंशियल, बाहर लो पोटेंशियल। ऐसा करने से मान लो बैटरी ने कुछ क्यू चार्ज दिया और यहां से कुछ क्यू ले लिया, तो ड्यू टू दिस चार्जेस now inner sphere should have a plus q charge and outer sphere should have a minus q charge on the inner surface। यहाँ पे अंदर की सरफेस पे चार्ज होना चाहिए माइनस क्यू, आउटर सरफेस पे चार्ज नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होगा? स्फेरिकल शेल्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है हमने, तो हम समझ सकते हैं कि भाई जो बाहर वाला स्फीयर है उसके अंदर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो बाहर वाले की इनर सरफेस पे माइनस क्यू होना चाहिए, है ना। गॉस लॉ से बिल्कुल सही। नाउ अब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना बहुत आसान, आपको शेल्स का पोटेंशियल लिखते आता है। मान लो ये रेडियस ए थी, ये रेडियस बी थी, अंदर वाले शेल का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ इनर शेल और पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल आप लिख सकते हो, और इनका डिफरेंस भी निकाल सकते हो। करो, ये तो आपको आता है, करो, लिखो पोटेंशियल्स, निकालो पोटेंशियल डिफरेंस। इनर शेल का जो पोटेंशियल है वो होना चाहिए के क्यू बाय ए, खुद के चार्ज की वजह से, बाहर वाले चार्ज की वजह से के माइनस क्यू अपॉन बी, इसकी वजह से पोटेंशियल ये होना चाहिए। बाहर वाले शेल का पोटेंशियल होना चाहिए अंदर वाले चार्ज की वजह से के क्यू बाय बी, और खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल होना चाहिए के माइनस क्यू अपॉन बी, तो जीरो आ जाएगा। दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही। हाँ कुछ आगे डाल देंगे बाद में अपन। चलो तो इनर शेल और आउटर शेल का पोटेंशियल डिफरेंस अब तुम्हें पता चल गया, डेल्टा वी बिटवीन इनर शेल एंड आउटर शेल। तो के क्यू, के की वैल्यू डाल देता हूँ 1/4πε0, यहाँ पे आ जाएगा 1/a माइनस 1/b विच इज b minus a upon 4πε0 ab। Now you can easily write the capacity of spherical capacitor q by delta v, डेल्टा v डिनोमिनेटर में रखो तो देखो क्या आ रही है 4πε0 ab अपॉन b माइनस a, ये आ रही है कैपेसिटी। और मीडियम डाल देंगे तो एप्सिलॉन नॉट को के टाइम ले लेना विथ मीडियम, कैपेसिटी वो आ जाएगी 4π के एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, अगर बीच में के डायरेक्टली कांस्टेंट का मीडियम भरा है तो। चलो क्या ये समझ में आया एक्सप्रेशन डिराइव करा जो अपन ने? चलो देख लो अच्छे से, स्फेरिकल कैपेसिटी की कैपेसिटी डिराइव कर दी हमने, है ना। किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है वो भी दिख रहा है। और लार्ज कैपेसिटी ए और बी दोनों बड़ा होना चाहिए, डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, है ना। और लार्ज कैपेसिटी ए एंड बी बोथ शुड बी लार्ज विथ स्मॉल सेपरेशन। ठीक है, दोनों जितने बड़े बड़े स्फीयर होंगे और जितना कम गैप पे होंगे उतना अच्छा। चलो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर की कैपेसिटी डिराइव करी। अब स्फेरिकल कैपेसिटर में मुझे कुछ चीजें बताना बाकी है। मैंने बताया इसमें आपको बोला है कि जब बैटरी उल्टा कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो मुझे आइडिया देना है आपको, तो वो चीज सीखेंगे अपन। ठीक है, और उसके अलावा बाकी चीज तो हो गई हमारी।
बिगिनर बॉक्स 1 के काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, पर अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा आपको बिगिनर बॉक्स 1, क्योंकि अभी पुराना ही आपका पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसे और पढ़ लेंगे अपन आगे की चीजें, और फिर बिगिनर बॉक्स 1 अपन डिस्कस करेंगे। चलो, तो आज के लिए इतना ठीक है। सैटरडे आपको बताया मैंने कि अपन शाम को मिलने वाले हैं डिस्कशन के लिए, एससीबी डिस्कस करेंगे, एंड इफ टाइम परमिट्स एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के जो आपके डाउट्स है वो भी पूछ लेना, है ना। मुझे एससीबी के क्वेश्चन में मुझे लगता है वैसे तो पूरा टाइम हो जाएगा, लेकिन इफ टाइम परमिट्स बाकी भी कर लेंगे अपन। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको। सर तो कल क्लास के स्टार्ट में एक्सरसाइज रिवीजन किसका? रिवीजन अभी आपका सर्कुलर और डब्ल्यूपी ही चलेगा, क्योंकि टेस्ट में वही आ रहा है ना। 2-3-4 डाउट ही बस एससीबी में। अच्छा, तो एससीबी फिर जल्दी हो जाएगी अगर डिस्कशन 2-3-4 डाउट से, तो ठीक है। हाँ, और कल रिवीजन आपका पी के सर ही लेंगे, कमल सर ही लेंगे। ठीक है, ओके, चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। बाय सबको।